हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो यूजीसी नेट 2022 एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और काफी सवाल आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सवाल जो कि जुड़े हैं हमारे टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर आपका जो ज्यादा इंफोसिस होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस पे होता है और एग्जामिनेशन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, ज्यादा सवाल इंटरनेशनल बिजनेस से ही पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल पूछे गए थे, क्या सवालों का लेवल था और कैसे आप उन्हें आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के हैंडल कर सकते थे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर डिस्कशन। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो चलिए, यहां पे हमारे पास सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो सबसे कम इंटीग्रेशन से आपको सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना है। तो ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इसमें सबसे कम इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। उसके बाद आपके आएंगे एफटीए, एफटीए के बाद आपका आ जाएगा जी कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के बाद आ जाएगी कॉमन मार्केट और कॉमन मार्केट के बाद आ जाएगा आपका इकोनॉमिक यूनियन। और इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपके साथ कई बार डिस्कस किए थे, कोर्स में भी अच्छे से कवर्ड हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय अ बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी बात यहां पे हो रही है। उसमें क्या चीजें आपकी आएंगी ये आपसे पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो पब्लिक के लिए आपको हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, तो ये सब तो आना चाहिए। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल आपको इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटियरिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि आप मार्केट को कंट्रोल करो, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो हाँ ये भी आपकी सीएसआर का पार्ट बन जाएगी। तो अगर आप देखें तो बी, सी और ई हमें लग रहा है कि श्योर हैं, आंसर में आने ही चाहिए और ये आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा कंसेप्ट और इसके कंपोनेंट्स, इसमें आपको इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोर्स में अच्छे से कवर अप कराया गया था। तो सवाल में कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स आउटलाइंड इन द उपसला मॉडल। तो यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको एंटर करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, और यहां पे मॉडल का नाम खामखा आपको दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो, आप अगर लॉजिकली सोचते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाते। ये मॉडल भी आपको कहता है कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस, हमारा इंटरनेशनल जो मार्केट में एंट्री आपको लेनी है तो एक एवोल्यूशनरी तरीके से आपको लेनी पड़ेगी, ग्रेजुअल तरीके से धीरे धीरे आपको लेनी पड़ेगी, ऐसी बात मॉडल भी करता है। अगर आप लॉजिकली सोचें उस हिसाब से आइए देखने की कोशिश करते हैं क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस और प्रोडक्शन पे, ये सबसे पहले आना चाहिए। फिर आप कुछ एड होक एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट्स करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव का सहारा ले सकते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस कुछ आपकी बननी चाहिए और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इसके बाद आप फॉरेन में सेल्स की सब्सिडरी खोल सकते हैं सामान बेचने के लिए और उसके बाद आप फॉरेन में अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को भी शुरू यहां पे कर सकते हैं। तो ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगी। लॉजिकल तरीके से आप बना सकते थे। आपको इस मॉडल के बारे में नहीं भी पता तब भी मेरे ख्याल से आप आंसर यहां पे लगा सकते थे। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका मॉडल है ये कोर्स में आपके साथ डिस्कस किया था और वहां पे बताया था कि एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट पे बेस्ड है और एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस की बात करता है जिसके अंदर आपकी सेवरल स्टेजेस आ जाती है इंटरनेशनलाइजेशन की, और अगर आप इस अप्रोच को सवाल में लगाते तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाते। चलिए, यहां पे हमारे पास सवाल है, फैक्टर कंडीशंस इन माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंक्लूड।
तो हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में माइकल पोर्टर की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस थ्योरी है वो बात करती है 4 की डिटर्मिनेंट्स की, और जिसमें से एक डिटर्मिनेंट आपका फैक्टर कंडीशन से जुड़ा हुआ है। और इस सवाल आपसे पूछ रहे कि फैक्टर कंडीशंस में क्या आएगा, मार्केट साइज आएगा, डिमांड कंडीशंस आएगी, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर आएंगे, या फिर आपकी स्किल्ड लेबर और साइंटिफिक नॉलेज आएगी। तो वैसे भी आप फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं जी, और उसमें आप जानते हैं कि लेबर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल और लेबर दो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर कंडीशंस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या चीजें आएंगी, स्किल्ड लेबर और साइंटिफिक नॉलेज। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, माइकल पोर्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस थ्योरी आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी, जहां पे आपको फैक्टर कंडीशंस के बारे में, आपको सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया गया था, जिसमें लेबर की बात भी की हुई थी। तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी। चलिए अगला सवाल बहुत ही जनरल सा सवाल है। विच इज द मोस्ट पोटेंट ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक? तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इनमें से सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल कौन सा ड्राइवर रहा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का? एथिकल कॉन्शियसनेस, स्केल इकोनॉमीज एंड प्राइसिंग पावर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इनोवेशन, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। टेक्नोलॉजी ने हमारे काफी सारे बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपकी शॉप्स तो बंद हो गई, बट आपने ऑनलाइन तरीके से काम किया। टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया। हमारा ऑलमोस्ट सभी कुछ ऑनलाइन हो चुका था। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल एक आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन पार्ट है, आपसे ये पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ अपने आप में अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका पार्ट नहीं है। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ईडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसके पार्ट्स हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए, डी एंड ई ओनली। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को तो बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। इसके सारे जो मेंबर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको भी डिस्कस किया था। तो इस सवाल में तो आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती थी। चलिए अगला सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है। तो मैच द फॉलोइंग का सवाल है। एक तरफ आपको बुक्स दिए हैं, एक तरफ आपको ऑथर्स दिए हैं। तो ऐसे तरीके के सवाल पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे। और ये सवाल जो हमारे पास है, इसमें बुक्स जो दे रखी है, वेल्थ ऑफ नेशंस दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और दास कैपिटल, ये बुक्स हमें दे रखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, और ये आप आसानी से मैच कर सकते होगे कि ये एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो है, ये आपकी डेविड रिकार्डो की है। तो अगर आपने इन दोनों को मैच कर लिया, इसी से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो बात है वो माल्थस ने करी है, उनकी एक प्रॉपर थ्योरी है इसके ऊपर। और जो लास्ट वाली है बुक, वो हमारी कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोर्स में भी बताया था कि एडम स्मिथ की जो बुक है वो वेल्थ ऑफ नेशंस है, और डेविड रिकार्डो की जो बुक है वो है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो आसानी से आप इस सवाल को हैंडल कर सकते थे। चलिए यहां पे हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का सवाल। दो लिस्ट हमें दे रखी हैं, और ये लिस्ट जो है वो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से जुड़ी हुई है। आपको एक तरफ दी है ट्रेड थ्योरी, और दूसरी तरफ दिए हैं उनसे जुड़े हुए ऑथर या फिर पर्सन। तो डेविड रिकार्डो, आप सभी जानते हैं डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से जुड़े हुए हैं, तो ए आपका 3 से मैच होगा। माइकल पोर्टर आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से जुड़े हुए हैं, तो बी 4 से मैच होगा। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज से, और हेक्सर ऑल इन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी से। तो बहुत ही आसान सवाल था। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहां पे मिल जाएगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी थ्योरीज आपके साथ कोर्स में डिस्कस की हुई थी, तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए यहां पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा सवाल इस बार उन्होंने यहां पे पूछ लिया है। तो देखो, अगर हम बात करें कि कौन सा मेंबर नहीं है, सो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ईरान। ईरान वन ऑफ दी एक बहुत बड़ा कंट्री ऐसा है जो कि डब्ल्यूटीओ का अभी तक मेंबर नहीं बना है। तो ये चीज, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ईरान। बाकी सभी जो हैं, चाइना, रशिया और ताइवान, ये डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। चलिए यहां पे हमारे पास सवाल है।
द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज। तो अगर आप करेंसी डीवैल्यूएशन कर रहे हैं, उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कौन सी थ्योरी हमें बेसिकली एक्सप्लेन करती है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपको जे कर्व थ्योरी के अंदर मिलेगा। तो जे कर्व बेसिकली एक जे शेप का कर्व है, आप देख सकते हैं जे शेप यहाँ पे एक बन रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो इनिशियली तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव के साइड जाता है, बट धीरे धीरे जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाता है। तो ये आपको जे कर्व के अंदर देखने को मिलता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, एक तरफ हमें दिए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी तरफ दिए हैं उनसे जुड़े हुए ईयर्स। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इट वाज सेट अप इन 1956। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये 1960 में बनी थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी वीपो है और ये आपकी 1967 में बनी थी। और इंटरनेशनल बैंक ये है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका 1944 में बना था। सो करेक्ट मैचिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है यहां पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए गए थे, तो बहुत ही आसान सवाल आपको ये लगा होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओकेजनल सेल ऑफ अ कमोडिटी एट लोअर प्राइस अब्रोड in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without reducing the domestic prices is called। तो आप अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी कमोडिटी को बाहर बेच रहे हैं और ओकेजनली ऐसा बेच रहे हैं, कम दाम पे बेच रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ टेम्परेरी सरप्लस आ गया था, अब आप उसको यहां पे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी स्पोरेडिक डंपिंग होती है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंपिंग आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, और ओकेजनली जो आप अपने स्टॉक्स को डंप करते हैं दैट इज रेफर्ड टू एज स्पोरेडिक डंपिंग, ये आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। तो आप सभी जानते हैं कि नाफ्टा को अब जो है रिप्लेस कर दिया है यूएसएमसीए ने, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, अब हमारे पास ये आ चुका है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोर्स में कवर कराया था कि यूएसएमसीए यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है जुलाई 2020 से इन फोर्स आ चुका है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस एग्रीमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। चलिए सवाल है, एफटीआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज लार्जली बीन। तो हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कैसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सवाल आपसे यहां पे पूछ रहा है। रिसोर्स सीकिंग है, एफिशिएंसी सीकिंग है, मार्केट सीकिंग है, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो एफडीआई हमारे पास अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, आप सभी जानते हैं ये सारे टाइप्स हैं हमारे एफडीआई के। अब बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना और सोचना कि किस वजह से, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट एफडीआई हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। क्या इंडिया के रिसोर्सेज को लेने के लिए एफडीआई आ रही है, क्या इंडिया की एफिशिएंसी से फायदा उठाने के लिए आ रही है, क्या इंडिया की मार्केट से फायदा लेने के लिए आ रही है, तो आपको ये सोचकर बताना है। तो देखो मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है इंडिया की मार्केट, की इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसका फायदा उठाने के लिए इंडिया में बाहर की कंपनीज जो है वो आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप कर रही हैं, ताकि इंडिया की जो मार्केट है उसको कैटर कर सके। हाँ, रिसोर्सेज भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में लेबर जो है, लेबर रिसोर्स अवेलेबल है चीप, और आपको अच्छा लेबर मिल जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन भी हुई थी तो मैं कहूंगा बहुत ही जेन्युइन कंफ्यूजन थी, बट द करेक्ट आंसर विच हैज बीन गिवन इन द ऑफिशियल आंसर की, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, मार्केट सीकिंग। सो यही आंसर के साथ मैं भी जाना चाहूंगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, 4 टाइप्स ऑफ एफटीआई आपके साथ डिस्कस किए थे, रिसोर्स सीकिंग एफटीआई, मार्केट सीकिंग एफटीआई, एफिशिएंसी सीकिंग एफटीआई, और स्ट्रेटेजिक एसेट या फिर कैपेबिलिटी सीकिंग एफटीआई। और इंडिया के अंदर मार्केट क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो बाहर की जो फर्म्स हैं वो नई मार्केट्स को ढूंढते ढूंढते इंडिया में आकर एफटीआई करती हैं, इंडिया की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया में आकर वो बिजनेस करती हैं। सो इसीलिए मेरे को ये सबसे अच्छा आंसर यहां पे लगा। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू डब्ल्यूटीओ बजट 2020। तो सवाल बहुत ही अटपटा है, ऐसा सवाल कोई तुक तो नहीं बनती, कोई लॉजिक तो नहीं बनता पूछने का, बट स्टिल एग्जामिनर ने पूछा है, और इस सवाल को आप एक ऐसी फैक्चुअल नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यूएसए है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूटीओ के बजट का।
अगर आपको ये चीज पता थी तो ये सवाल आसानी से हैंडल हो जाता। और आप देख रहे हैं कि ऐसा हमें केवल ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है कि जो ऑप्शन पॉइंट नंबर डी पे यूएसए है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि उसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी पॉइंट में देखने को मिल रही है। तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो इसके हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। बाकी जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी हो सकता है ईयर ऑन ईयर, तो आपको मेन जो याद रखना है वो यूएसए वाला याद रख लो या टॉप के एक दो याद रख लो, जो कि आपके लिए फ्यूचर एग्जामिनेशंस में भी आपकी हेल्प करेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ के जो यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स हैं आपको उनको पहचानना है। रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं डब्ल्यूटीओ के। एक ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ट्रेड रिजीम की डब्ल्यूटीओ बात करता है, और बात करता है म्यूचुअल बेनिफिट्स और कंसेशंस की, तो ये तो आपका आंसर होना चाहिए। बेनिफिटरी एंड रेजिलिएंट, इसे फिलहाल स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, तो बिल्कुल डब्ल्यूटीओ कहते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बाइंडिंग और एनफोर्सेबल कमिटमेंट्स की भी डब्ल्यूटीओ बात करता है, आपको कमिटमेंट्स देता है जो कि आपको पूरी करनी है। प्रोटेक्टिव एंड बेनोवलेंट, तो प्रोटेक्टिव एंड बेनोवलेंट भी कोई खास डब्ल्यूटीओ से ऐसा जुड़ा हुआ फीचर नहीं है जो कि आपने सुना हो पढ़ा हो डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में। तो ए, सी और ई आपको डायरेक्टली लगेगा कि डब्ल्यूटीओ से ही जुड़े हुए हैं, और ऐसी बातें आपने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ी भी होंगी अगर आपने डब्ल्यूटीओ को अच्छे से पढ़ा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एंड डब्ल्यूटीओ के जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के, उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी, ये सब बातें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी। तो इस नॉलेज को अप्लाई करके भी आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर सकते थे। चलिए, अगला सवाल है, द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंक्लूड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये तो बिल्कुल आपका एक राइट है। टू बी अश्योर्ड द कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड लो कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस तो आपको मिलना चाहिए, बट ये जो लो कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात कर रखी है, तो इसको फिलहाल हम अभी लेकर चलते हैं, इसको फिलहाल छोड़ के चलते हैं और आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पूरा वाला सही नहीं बन रहा है। हाँ, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस तक तो सही बन रहा है। To be assured that the consumer interests will be serviced the due consideration at the appropriate forums, तो बिल्कुल जो भी आपके इंटरेस्ट है आप उसे appropriate forum पे लेकर जा सकते हैं, तो ऐसा भी लिखा हुआ है लॉ के अंदर, और ऐसा आपका राइट भी है, तो ये तो सही है। राइट टू सीक रिड्रेसल आपके पास है। टू बी प्रोटेक्टेड फॉर मल्टीपल यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट्स, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी, तो ऐसा तो नहीं है। टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, प्यूरिटी एंड प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी कंज्यूमर के पास होता है, तो पूरी जानकारी ये आपको प्रोडक्ट के लेबल पे दी जानी चाहिए। तो हमारे पास ए, सी और ई ये तो आ रहे हैं, तो ए, सी और ई वाला जो ऑप्शन हमें दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा आप सोचेंगे तो यू वुड इजीली मूव टू ऑप्शन नंबर 4। बी वाला कोई खास मैचिंग में बैठ नहीं रहा है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ओनली। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो डिफरेंट कंज्यूमर राइट्स हैं वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे, तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहां पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और ये सवाल आपको एक तरफ दे रहा है इवेंट्स और दूसरी तरफ दे रहा है उनके ईयर। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमारी कब हुई थी? 1944 में हुई थी, तो ए को तो 3 से आसानी से मैच कर लेते। गैट कब बना था? सर गैट हमारा जो है वो 1948 में बना था, तो बी को 1 से मैच कर लेते। डब्ल्यूटीओ ने गैट को कब रिप्लेस किया? 1995 में किया, तो आप डी को 4 से मैच कर लेते, और बचा आपका मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाता। तो ऐसे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है उसका बन जाता। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, डब्ल्यूटीओ की क्रिएशन, गैट के बारे में ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की हुई थी, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, सवाल है, द रिसोर्स सीकिंग एफटीआई मूव्स टू अ कंट्री वेयर, तो ऐसी एफटीआई जो कि रिसोर्सेज को सीक कर रही है, रिसोर्सेज को ढूंढ रही है, वो कैसी कंट्री में जाएगी? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प एमएनसीज इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, per capita income and size of the market are large, raw material and manpower are in abundance, technology are available to improve productivity। तो अगर वो रिसोर्सेज को सीख कर रही है, कैसे रिसोर्सेज उसको चाहिए? उसको मटेरियल चाहिए, उसको लेबर चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज उसको चाहिए। तो रिसोर्स सीकिंग एफटीआई जो है वो ऐसी कंट्री में जाएगी जहां पे रॉ मटेरियल और मैन पावर उसको अबंडेंस में दिखेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3।
एंड माय डियर फ्रेंड्स, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई के बारे में आपको बताया था कि ये ऐसी एफडीआई है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ भागती है, मिनरल, रॉ मटेरियल या फिर लेबर रिसोर्स को कैप्चर करने की कोशिश करती है कि सस्ता लेबर हमें मिल जाए। तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू मोस्ट इंटीग्रेटेड, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट और पॉलिटिकल यूनियन। तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले इनमें से आपका कौन सा आएगा जी? सर इनमें से तो सबसे पहले हमारा फ्री ट्रेड एरिया आएगा, क्योंकि पीटीए नहीं है तो एफटीए सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका कस्टम यूनियन आएगा, उसके बाद आपकी कॉमन मार्केट आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपका इकोनॉमिक यूनियन आएगा, और फिर आपका जो है पॉलिटिकल यूनियन आ जाएगा। और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपके साथ कोर्स में भी अच्छे से डिस्कस किए हुए थे, तो इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। चलिए सवाल है, मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है और यहाँ पे बाहर की कंट्री के जो लॉज हैं वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप वहां पे खुद जाकर कुछ अंडरटेकिंग को ओन कर ले, वहां पे जाकर खुद अपनी अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश कर लें। तो आपको ओनरशिप अलाउड नहीं है वहां पे। तो आप अगर ऐसे बिजनेस में जाना चाहते हैं फिर दूसरी कंट्री में, तो फिर आपको किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट ओनरशिप और लाइसेंसिंग। अब जो इसका ऑफिशियल आंसर है दैट इज लाइसेंसिंग, बट मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग दोनों में काफी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो लाइसेंसिंग अगर हम आंसर दे रहे हैं तो फ्रेंचाइजिंग आंसर क्यों नहीं हो सकता? इसका मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बट अगेन एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल हमसे पूछ लेते हैं जहां पे हमें ऐसे ही एक आंसर लगाना होता है और एग्जामिनर के साथ ही जाना होता है। तो ऐसे सवालों को हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट ओनरशिप ये तो आंसर नहीं हो सकते, बट जो आंसर है लाइसेंसिंग है एज पर द ऑफिशियल आंसर की। और ये अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा सवाल आगे भी पूछे तो आपको यही आंसर वहां पे लगाना होगा। तो अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रीजन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफटीआई इनफ्लोस एज पर यूएनसीटीएडी रिपोर्ट 2020। तो हमारी जो यूएनसीटीएडी की 2020 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन से रीजन में हमें सबसे ज्यादा एफटीआई इनफ्लोस देखने को मिले। आपको बेसिकली ऑर्डर में इन्हें अरेंज करके बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखो ये सवाल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है, बहुत ज्यादा डीप फैक्चुअल नॉलेज आपसे पूछी जा रही है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इसको सही आंसर कर पाए होंगे। मुझे तो जो आंसर दिया गया है ऑफिशियल की में, मुझे तो वो भी सही नहीं लगा। तो मैंने जो रिपोर्ट में देखा, जो मुझे ऑफिशियल रिपोर्ट में देखने को मिला, वो कुछ ये डाटा देखने को मिला जहां पे एफटीआई इनफ्लोस की बात कर रखी है बाय रीजन। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एफटीआई इनफ्लो तो हमें डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखने को मिल रहा है और सबसे जो कम है वो अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, फिर आपकी ट्रांजिशन इकोनॉमीज हैं। और इस तरीके से कुछ ऑर्डर बन रहा है जो कि मुझे इन किसी भी ऑप्शंस में देखने को नहीं मिला। सो आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट ये सवाल मैं कहूंगा एक अनएक्सपेक्टेड सवाल था। और ऐसे टाइप के सवाल करने के लिए अगर आपको एक पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़े तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आप एक रिपोर्ट पे नहीं लगा सकते। चलिए अगला सवाल है, ब्रेटन वुड रेजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। बहुत आसान सवाल है। ब्रेटन वुड रेजोल्यूशन के बाद आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने थे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, आईएमएफ। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी कि आईबीआरडी ये सेटअप हुए थे 1944 में ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत सी जगह आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया गया था। तो सवाल ये सुपर इजी था मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अगला सवाल है, द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजेक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग सच ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन इनमें से कौन सी है। ये सवाल बेसिकली आपका जो फेमा लॉ है उससे जुड़ा हुआ है और इसके अंदर आपको जो ए बी सी डी ऑप्शंस दे रखे हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड, बोरिंग और लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इन इंडियन रुपीज। तो देखो यहाँ पे आपकी जो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हैं वो हैं बी और सी, जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं और जो बाहर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। ए और डी आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शंस हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी ओनली।
एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, फेमा के अंदर जो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है उसके अंदर आपके इंटरेस्ट ऑन लोन और रेमिटेंसेस जो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आप भेज रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ये आपको कोर्स में भी कवर कराया गया था, तो सवाल बहुत ही आसान था मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ द डोमेस्टिक फर्म्स एमिड कोविड-19 पेंडेमिक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया इज अलाउड थ्रू। तो अगर आपको याद हो, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने जो चाइनीज एंटिटीज इंडिया की कंपनीज को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी, उनको रोकने के लिए ये कंडीशन लगाया कि जो भी कंट्रीज इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं, वहां से जो एफटीआई आने वाली है उसको जो अप्रूवल लेनी पड़ेगी वो यहाँ पे गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी हम यहाँ पे एक कंडीशन लेकर आए थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको करंट अफेयर्स में भी और कोर्स में भी कवर अप कराई गई थी कि जो भी कंट्री इंडिया से बॉर्डर शेयर करेगी उसे गवर्नमेंट रूट से ही एफडीए की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये पता था तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज सीवीडी आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ। तो सीवीडीज हम क्यों लगाते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाहर जो हमारे प्रोडक्ट्स के सब्सिडीज दे रखी हैं, हम उसके इफेक्ट को ऑफसेट कर सके, काउंटर कर सके। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी का जो कंसेप्ट है, कैसे आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए लगाई जाती है, ये चीज आपको कोर्स में भी कवर कराई गई थी। तो ये सवाल भी आपके लिए आसान ही रहा होगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन दे रखी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स। तो आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है देश में, तो उससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ावा मिलता है, उसके अंदर और पैसा जाता है, जिससे क्या होगा, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए प्लांट्स लगेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो असर्शन तो बिल्कुल आपकी सही है। रीजन दिया, substantial increase in the magnitude of capital inflows have remarkably improved the balance of payments and foreign exchange reserve position। तो बाहर से आपके कैपिटल इनफ्लोज आते हैं तो उससे आपकी बीओपी पोजीशन भी इंप्रूव हो जाती है और आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली तो सही है, बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा कोई रिलेशन इनमें कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। यहां पे सवाल हमारे पास है, तो collapse of the Eastern Europe in dash and USSR in dash led to the emergence of transitory economies। तो प्यारे दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप का जो हमारा कोलैप्स हुआ था वो हुआ था 1989 में, जब आपकी बर्लिन वॉल गिरा दी गई थी। और यूएसएसआर हमारा जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, जो पहले सोवियत रशिया होता था, फिर उसको डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग कंट्रीज बन गए, रशिया एक अलग कंट्री बन गया। और ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। और इससे हमारी ट्रांजिशन इकोनॉमीज आ गई थी। ट्रांजिशन इकोनॉमीज कैसी आ गई थी? जो कि ट्रांजिशन कर रही थी मार्केट इकोनॉमीज की तरफ। तो पहले ये कम्युनिस्ट थी, पहले यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग चलती थी, सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और बाद में ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज की तरफ ट्रांजिशन करने लग गई। तो ये कोलैप्स जो हुआ 1989 में, और जो हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में हुआ था। वैसे तो ये ज्यादा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल मुझे लगता है, बट अगेन एग्जाम में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका बता देते हैं आपको। इट इज ऑप्शन नंबर 3, 1989 और 1991। चलिए, यहां पे हमारे पास एक सवाल पूछा गया था, हालांकि ये सवाल जो है आपका आईटी से जुड़ा हुआ है, डाटा माइनिंग से जुड़ा हुआ है, पर इसे यहां पे एक बार देख ही लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डाटा माइनिंग टेक्निक्स। डाटा माइनिंग टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्या एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी? डाटा माइनिंग का मतलब होता है कि आज की डेट में जो बहुत सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको माइन करें और उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को छांटें। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? आप फ्यूचर ट्रेंड जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, आप क्रेडिट रिस्क की एनालिसिस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ऐसा कर सकते हैं। तो ए, सी और डी जो है वो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है वो अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, अलग टर्म है। इसका मतलब बेसिकली होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपको मेल पे शेयर कर लेता हूं, आपके पास कुछ डाटा है, आप मेरे साथ मेल पे शेयर कर लेते हैं। तो डाटा इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सो ए, सी एंड डी हमारे करेक्ट आंसर बनेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों पे, नेट 2021 के सवालों पे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा हमारे यूजीसी नेट
कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सॉल्व्ड कोर्स है उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई या फिर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।